तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 73 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, रक्तोपत्ति मतलब आपका रक्त की उत्पत्ति। ठीक है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, कहने का अर्थ यही है कि ब्लड कहाँ बनता है। तो ब्लड कहाँ बनता है हम लोग पढ़े हैं बहुत बार। ब्लड जो है हमारे बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अब ये कहाँ पे होता है, तो हमारे शरीर में जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उसी में आपका बोन मैरो होता है और उसी में हमारा ब्लड बनता है। आपसे अगर सवाल करें कि जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा या फिर इम्ब्रियो ही ले लो, इम्ब्रियो भ्रूण जो होता है उसमें ब्लड कहाँ बनता है, तो आप क्या देखोगे कोई बच्चा का हड्डी बहुत लंबा होता है, नहीं ना। हमारे में कितनी हड्डियां होती है मैक्सिमम, तो 206 होता है। लेकिन जब आप छोटे बच्चे को देखते हो तो नवजात शिशु जिसमें 300 हड्डी होती है, मतलब ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती। आप माँ को देखे होंगे, दादी को देखे होंगे तेल लगाते हुए, वो बच्चों को तेल लगाती है तो उनका पूरा पैर वैर टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। मतलब टेढ़ा मेढ़ा करने का मतलब है कि जो एक्सरसाइज होता है वो करवाती है। उससे क्या होता है ना कि बच्चों का हड्डी जुड़ता है, और जब हड्डी 3-4 हड्डी जब आपस में जुड़ के एक हड्डी बच जाता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारी हड्डियां जुड़ती हैं। और फिर जब वो बच्चा बड़ा बड़ा होता है तो उसके पास भी कितनी हड्डियां बचती हैं, ओनली 206। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास बोन मैरो नहीं होता है, तो उसका ब्लड कहाँ बनता है, तो लीवर वगैरह में, लीवर में उसका ब्लड बनता है। तो बोन मैरो में क्या होता है, हमारा ब्लड बनता है। अगर बात करें ब्लड के बारे में तो ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें बहुत सारे सेल आते हैं। आपका आरबीसी प्रमुख हो गया, आपका डब्ल्यूबीसी प्रमुख हो गया और आपका प्लेटलेट्स प्रमुख हो गया। अगर बात करें ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, जब आप ब्लड के बारे में पढ़ते हो तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो ये कहलाते हैं आपका हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, ठीक है, ये आपका हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपका अस्थि मज्जा में। जैसे आप देख पा रहे हो ऐसा ही होता है हमारा ब्लड का स्ट्रक्चर। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ये देखो, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, इस टाइप का जो आपका दबा हुआ टाइप का बटन जैसा है, ये क्या है, ये है आपका आरबीसी। और आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो आरबीसी का कलर जो होता है रेड होता है। और हमारे ब्लड में 90% से ऊपर ज्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है। और इसीलिए हमारा ब्लड कैसा दिखता है, तो ये आपको रेड दिखता है। वैसे एक क्वेश्चन और बनता है कि आरबीसी में आखिर ऐसा क्या होता है, आरबीसी में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे हमारा ब्लड कैसा दिखता है, तो रेड दिखता है। तो आरबीसी में होता है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इसी वजह से हमारा ब्लड जो है रेड दिखता है। लेकिन आपको एक बात बता, हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो खुद आपका पर्पल कलर का होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये खुद किस कलर का होता है, तो ये होता है आपका पर्पल कलर का। और किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन खुद पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब इस हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जब इस हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, इसको जब मिलता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, इसको जब ऑक्सीजन मिलता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा हो जाता है, तो इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर है ये रेड हो जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड में आपका हमारा ब्लड रेड होगा या फिर कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन पे और साथ में आपका ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की मात्रा पे। देखो अगर सवाल करता है कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए जिससे वो मेल आपका स्वस्थ काउंट होगा, तो 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 ग्राम क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और कितने ब्लड में, तो 100 ml ब्लड में। मतलब अगर आप किसी पुरुष का 100 ml ब्लड उठाते हैं तो उसके ब्लड में कम से कम कितना होना चाहिए आपका, ये क्या, हीमोग्लोबिन, तो वो स्वस्थ कहलाएगा। तो 14 से 16 ग्राम, 14 से 16 ग्राम। जबकि अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में थोड़ा सा इससे कम होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 10 से 12 ग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन, ये कितना कितना में होना चाहिए, तो 100 ml ब्लड में, ठीक है, 100 ml ब्लड में इतना होना चाहिए, तभी जाकर के वो मेल हो या फीमेल हो वो स्वस्थ काउंट होगा। वैसे बात करें हमारे ब्लड में एक और मिनरल होता है, कौन सा मिनरल होता है, तो ये होता है आपका आयरन, आयरन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लोहा। पता है डॉक्टर बोलता है कि आयरन की कमी है तो आप पालक खाओ, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के यहाँ से निकलते हुए उसका खिड़की दरवाजा ही खा जाओ लोहा का। उससे क्या होगा कि ब्लड की तो कमी हो रखी है, दांत की भी कमी हो जाएगी। तो जो आप देखते हो ना खिड़की होता है, दरवाजा होता है, वैसा लोहा नहीं होता है अपने ब्लड में। किस रूप में होता है, वो आपके मिनरल्स के रूप में होता है। मतलब आप कह लो कि आपका फेरस के रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है। और आपका
फेरिक के रूप में होता है। हमारे में जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में, इसमें कौन से मिनरल्स होते हैं, तो ये आपका होता है आयरन, और आयरन में भी क्या होता है आपका फेरस या फेरिक के रूप में होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और अगर बात करें इसका फॉर्मूला पूछ ले तो Fe हो गया, किसका फॉर्मूला, लोहा का, और ये आपका -2 में होता है और ये आपका -3 में होता है। तो हमारे ब्लड में जो लोहा है वो इस रूप में होता है, ना कि जो लोहा आप मार्केट में देखते हो, बाजार में देखते हो वैसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और एक साधारण विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए, पहले हम लोग को आपका 7 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ था। कितने प्रकार का, 7 प्रकार का, 7 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ था। लेकिन एक प्रकार का अधिकार जो था, जिसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था इसका, संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। और ये कहाँ लिखा हुआ था, तो आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 31 में, और एक जगह और लिखा हुआ था आर्टिकल 1 का 19 का 1 और इसका भी F। मैं बात को ध्यान से सुनना, 2 जगह आर्टिकल में संपत्ति के अधिकार का बात किया गया था, एक आपका 13 में और एक आपका 19 का 1 का F में आर्टिकल संपत्ति के अधिकार का चर्चा किया गया था। और इसको खत्म कर दिया गया किस संशोधन के माध्यम से, तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में कराया गया था। और किस सरकार के द्वारा करवाया गया था, तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा, मोरारजी देसाई जी के द्वारा आपका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब देखो क्या किया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब ये किस श्रेणी में है, तो अब ये है आपका संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, विधिक अधिकार, इसकी श्रेणी में रखा गया। संवैधानिक अधिकार मतलब क्या हुआ, तो संवैधानिक अधिकार मतलब हुआ वैसा अधिकार जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। और हम लोग जानते हैं किया गया है, क्योंकि अब इसको उठा करके, ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको उठा करके अनुच्छेद 31 से और 19 से उठा करके कहाँ डाल दिया गया, तो इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300 का ए में। ठीक है, किस में डाल दिया गया, तो इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300 का ए में। पहले यह किस भाग में आ रहा था, तो पहले ये भाग 3 में आ रहा था, और अब ये किस भाग में आ रहा है, तो भाग 12। किस भाग में आ रहा है, भाग 12 में आ रहा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपका संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसका कतई अर्थ, ये अर्थ नहीं है कि आपसे कोई भी आपका संपत्ति छीन लेगा। इसका मतलब यही हुआ, जैसे अभी देखो यूपी में हुआ ना, राम मंदिर बन रहा था, देश का मुद्दा था, राज्य का मुद्दा था। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का जमीन, दुकान, घर ले लिया गया, जो उस बीच रास्ते में आ रहा था। मान लो कि मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है, और उस कॉरिडोर में जो जो घर आ रहा था, जो दुकान आ रहा था, जो भी जगह आ रहा था, उसको सरकार के द्वारा ले लिया गया। उस घर को, उस दुकान को तोड़ दिया गया और वहां पे गलियारा कॉरिडोर बना दिया गया। उसके बदले में सरकार क्या दिया, उसको कंपनसेशन दिया, उसको क्या कहते हैं, मुआवजा दिया। ठीक है, मुआवजा दिया। तो ये संपत्ति का अधिकार अगर हमारे मौलिक अधिकार में होता, तो सरकार आम जनता से कभी भी संपत्ति नहीं ले पाता। तो इसलिए हटाया गया, ना कि इसलिए कि कोई भी आदमी आए और आपसे आपका जमीन छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अशोक के बारे में, उसके बाद हम लोग कथन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आ जाओ अशोक। ये जो अशोक था, चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा अशोक के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, भारत पे एक बहुत बड़ा वंश जो था ये शासन किया था, और ये कौन सा वंश था, तो ये था आपका मौर्य वंश। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने अखंड भारत बनाने का प्रयास किया। सफल किस समय हुआ था, अशोक के समय। इसके बाद इनका एक बेटा आया जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो खुद कुछ खास काम नहीं कर पाया था। अगला शासक कौन आया, और फिर इसी का बेटा आया अशोक। इसी का बेटा कौन आया, अशोक। और आपको पता है बिंदुसार के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट, तो महान पिता का पुत्र
और महान पुत्र का पिता। ठीक है, इसके लिए एक सेंटेंस यूज हुआ कि महान पिता का पुत्र, और महान पुत्र का पिता किसे कहा गया, तो ये कहा गया बिंदुसार पे। वैसे हम लोग आ रहे हैं अशोक पे। अशोक कब से कब तक शासन किया था, 269 बीसी से 232 बीसी। किसी किसी बुक में आपको 273 में मिलेगा यहाँ पर, बट 73 नहीं होगा, क्योंकि अशोक को सत्ता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। क्वेश्चन बनता है कि अशोक जो है शासक बनने से पहले क्या काम कर रहा था, तो जाहिर सी बात है राजा का बेटा है तो राजा का पद तो मिलेगा ही। और इसके पहले ये उज्जैन का, ये जो है आपका उज्जैन का, समझ लो कि उज्जैन का राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल था यह शासक बनने से पहले। अशोक एक ऐसा शासक था जो सीधा जनता से संपर्क करने के लिए अभिलेख लिखवाना शुरू किया था। क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाना कौन शुरू किया था, अशोक। किस लिए, ताकि उसके इतिहास को एक लंबे समय तक याद रखा जा सके और वो जनता से संपर्क करे, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखो, अगर बात करें तो अशोक का जो अभिलेख है, अशोक का जो अभिलेख है ये किस भाषा में मिला है, तो ये मिला है आपका प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो आपका बहुत विस्तार कर लिया था, ये काफी विस्तार कर लिया था अपने साम्राज्य का, लेकिन एक एरिया को नहीं मिला पाया था, और ये अशोक जो है ये उस एरिया को मिलाया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कलिंग के नाम से। और कलिंग को 261 बीसी में मौर्य साम्राज्य में कौन मिलाया, अशोक मिलाया। लेकिन आपको ये चीज भी पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद इतना ज्यादा उसमें मारकाट हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वो सारे विजित क्षेत्र को छोड़ दिया और पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से सम्मोहित हो गया और बौद्ध धर्म का फैलाव करना शुरू कर दिया। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अशोक जो अभिलेख लिखवाया है, तो अशोक का अभिलेख बहुत ज्यादा कह लो कि क्या कह सकते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी टाइप का रहा। मतलब शुरुआत के इतिहासकार को पता ही नहीं चल पा रहा था कि अशोक कहाँ का शासक था, भारत का था या फिर आपका श्रीलंका का था। बट यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, क्योंकि अशोक अपने अभिलेख में प्रॉपर अपना नाम भी नहीं लिखा था अच्छे से, इसलिए लोग को बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन पढ़ते पढ़ते इसका अभिलेख डिकोड करते करते इतिहासकार को फाइनली 2-4 ऐसा अभिलेख मिला जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ था, जिसमें मगध सम्राट का चर्चा किया गया था। तब जाकर के पता चला कि हाँ भाई अशोक वही अशोक है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको बात करें तो गुर्जरा, मास्की, नेक्टूर तथा उदगोलम अभिलेख, ये अलग अलग प्रॉपर क्षेत्र से पाए गए अभिलेख है। और इन अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक मिला है। ठीक है, क्योंकि अशोक का अलग अलग नाम मिला है अलग अलग अभिलेखों में। आपसे सवाल बनता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला है, तो हो जाएगा आपका मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदगोलम अभिलेख में मिला है। वैसे अगर बात करें पुराण, अभी हम लोग पुराण का चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। पुराण में जो है आपका, यहाँ पे देखिएगा पुराण में अशोक के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो पुराण में यूज हुआ है अशोक वर्धन। एक और बुक मिलता है दीपवंश। ये क्या है, तो ये आपका बुक है, किस देश का बुक है, श्रीलंका का बुक है। किस धर्म से संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दीपवंश में अशोक के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें यूज हुआ है आपका करमोली। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, करमोली यूज हुआ है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे बोल कर रहा था प्रॉपर, देखिएगा क्या बोला है। अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक था, तो था ही, इसमें कोई शक नहीं है, ये आपका एक प्रसिद्ध मगध शासक था। एक सेकेंड, चलो ये आपका सही है। दूसरा में आते हैं, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, तो पाली भाषा में नहीं मिला है, किस भाषा में मिला है, आपका प्राकृत भाषा में मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजित प्रदेश का त्याग कर दिया था। ये फैक्ट है ना, हम लोग पढ़े यहाँ पे कलिंग वाले में। तो देख लो यहाँ पे आपका 2 गलत है, बाकी सही कौन है, तो सही हो जाएगा आपका 1 और C। देखो कहीं दे रहा है A और C, यहाँ पे A B सही है, B तो सही नहीं है ना, B सही नहीं है। देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, A और C सही है। यहाँ तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। वैसे देखिएगा इसका आंसर प्रॉपर क्या हो जाएगा, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक था। A सही है, देखो यहाँ पे A सही बोल रहा है और यहाँ पे आपका A सही बोल रहा है, यहाँ पे तो गलत बोल रहा है।
और यहाँ भी गलत बोल रहा था। चलो ये दोनों में देखते हैं। दूसरा में बोल रहा है अशोक के अभिलेख में पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। पाली भाषा नहीं था, प्राकृत था। ठीक है, तो यहाँ पे बी गलत है। चलो इसका आंसर थोड़ा गलत यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आंसर होगा क्या? अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक था, सही है। अशोक के अभिलेख पाली भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा में मिले हैं, ये गलत है। अशोक अकेला एक ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजित प्रदेश को त्याग कर दिया था, ये भी आपका सही है। ए और सी सही है, बी गलत है। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था? किस गवर्नर जनरल, देखो यहाँ पे आप जो भी नाम देख रहे हो ना, ये वो गवर्नर जनरल है जो भारत में आकर के भारत को गुलाम बना लिए थे, और ये लोग ब्रिटिश सरकार का सारा कानून भारत में फॉलो कर रहे थे। बात हो रहा है देखो कब का, तो ये बात हो रहा है आपका लगभग ये टाइम हो जाएगा 1842 से लेकर के 44 तक का। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, ठीक ठाक आदमी था ये। अब इन लोग को गाली देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोग अपना काम अच्छे से कर रहा था। ये ब्रिटिश सरकार का काम भारत में आके कर रहा था, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी था, तो जैसे वहां पे बोला जाता था वैसा यहाँ पे काम करता था लॉर्ड एलनबरो। और इसी के समय अगस्त 1843 में, इसी के समय अगस्त 1843 में ये जो आपका सिंध है, जिसको आज आप पाकिस्तान के नाम से जानते हो, इसको पूरी तरीके से कहाँ मिला लिया गया? तो भारत के ब्रिटिश राज्य में, भारत के ब्रिटिश राज्य में इसको पूरी तरीके से मिला लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय एक और बहुत अच्छा काम हुआ था। क्या हुआ था? तो दास प्रथा, दास प्रथा जो कब से चलते आ रहा था? 1206 से चलते आ रहा था किसी न किसी तरीके से, जिसको अकबर बैन भी किया था, लेकिन फिर भी बैन नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि जब तक भारत में कानून का मार नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है सुनने से। फाइनली 1843 में जो है आपका इस दास प्रथा को बैन किया गया। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपको मिलती है ना रविवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, लेकिन ये मेनली ना आपका मजदूर के लिए किया गया था। तो जो आपका रविवार की छुट्टी है, ये भी आपका किसके समय से शुरू किया गया? तो इसी के समय से 1843 से ही शुरू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आइएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक पेड़ माँ के नाम, ये किसके द्वारा किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो भारत के तीसरे बार एनडीए में पूर्ण बहुमत के साथ ये क्या बने हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 साल में 7 बार शपथ लिए, 4 बार सीएम का, 3 बार पीएम का। ठीक है, अब देखो ये अभियान कब शुरू किया गया? तो 5 जून 2024 को, 5 जून 2024 को यह अभियान शुरू किया गया। और अगर आप 5 जून से रिलेट कर पा रहे हो, तो इस दिन क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर बात करें पर्यावरण दिवस की जो घोषणा है, ठीक है, जो घोषणा है ये कब की गई थी? 1972 में। पर्यावरण दिवस की जो घोषणा है यह कब किया गया? 1972 में। और पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। और इस बार एक अभियान शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत गर्मी लगा। इस बार नेता लोग भी भर भर के प्रचार किया, तब जाकर उन लोग को भी फील हुआ होगा कि भाई बहुत गर्मी, नहीं तो उन लोग तो एसी में बैठे रहते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता कि गर्मी है नहीं है। तो इस बार एक अभियान शुरू किया गया, और लगातार अगर पेड़ अगर लगते रहेगा तभी गर्मी सुधर सकता है, नहीं तो बस अभियान शुरू करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। एक चीज और सुनिएगा, एक मेरा एक और वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसमें भी पर्यावरण दिवस का है, और गलती से हम इसका 1974 लिख दिए। ठीक है, कि 1974 से शुरुआत हुआ, 1974 नहीं होगा, 1973 होगा। अब पता नहीं वो वीडियो अपलोड हो गया है या होगा, ये हमको पता नहीं है, बट अब देख लेना पर्यावरण दिवस का, उसमें एक और क्वेश्चन आएगा। 1973 से शुरू हुआ था, 1972 में घोषणा हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, उड़ीसा विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिला है, इसने कितनी सीटें जीती है? देखो अभी बहुत सारा विधानसभा लोकसभा आ रहा है, उसका रीजन है क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, और चुनाव से आप रिलेट करिएगा तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप सुनते रहोगे ना तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि क्या है। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, उनको एनडीए नहीं पता चलता कि एनडीए क्या होता है। बोलते हैं कि बीजेपी तो पता है, कांग्रेस भी पता है, बट ये एनडीए क्या होता है, इंडी क्या होता है। आप लगातार देखोगे ना तो फिर आपको याद हो जाएगा। बात हो रहा है विधानसभा चुनाव का, फिर से वही बात, विधानसभा से हम क्या चुनते हैं? राज्य का मुखिया चुनते हैं, मतलब
मुख्यमंत्री चुनते हैं, और लोकसभा के चुनाव से हम लोग देश का मुखिया चुनते हैं, मतलब क्या चुनते हैं, तो आपका प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस चीज को आप याद रखना। तो आ जाओ हम लोग बात करें उड़ीसा का, ठीक है। और उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा था, विधानसभा भी चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में फिर से किसको बहुमत मिला, तो ये बहुमत मिला बीजेपी को, ठीक है। यहाँ पे भी किसको बहुमत मिला, तो ये मिला आपका बीजेपी को। और यहाँ जो आपका टोटल सीट है, ये कितना विधानसभा सीट 146, कल वाले सेशन में हम लोग देखे थे। अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट था 60, जिसमें से बीजेपी को कितना मिला पूर्ण बहुमत के साथ 46। यहाँ पे दिखेगा 146 विधानसभा सीट है। तो आप बताओ कि यहाँ पे बहुमत के लिए कितना चाहिए था 73, है ना, 73 से ज्यादा रहेगा तो आप बहुमत में है। और यहाँ पे देख लो बीजेपी को कितना मिला 78, बीजेपी को कितना मिला 78, और ये बीजेपी का वहाँ बहुत बड़ा जीत है। जबकि वहाँ पे हमेशा कौन जीतते आ रहा था, तो यहाँ पे जीतते आ रहा था आपका बीजू जनता दल, ठीक है, बीजेडी, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बीजू जनता दल। इसको कितना सीट प्राप्त हुआ, इसको प्राप्त हुआ 51 सीट। और बीजू जनता दल के ही नेता कौन है, नवीन पटनायक, जो 24 साल तक लगातार आपके सीएम रहे थे। तो इनको कितना सीट प्राप्त हुआ, मात्र 51 सीट प्राप्त हुआ। वहीं अगर बात करें कांग्रेस को, तो कांग्रेस को हो जाएगा आपका 14 सीट। बाकी और भी है, उतना आपको याद नहीं रखना है, आप इतना याद रखो, बीजेपी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला 78, बीजू जनता दल पिछड़ गया 51, ये आपका बहुमत भी नहीं जुटा पाए, तो सरकार तो इनका बनेगा नहीं। सरकार किसका बनेगा, बीजेपी पार्टी का। वैसे अगर बात करें बीजू जनता दल, तो इसके नेता कौन थे, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। ये आपका पहली बार 2000 ईस्वी में, पहली बार 2000 ईस्वी में किसके सहयोग से, तो बीजेपी के सहयोग से क्या बने थे, तो सीएम बने थे, बीजेपी के सहयोग से सीएम बने थे। देख लो पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है। पहली बार जब सीएम बने तो किसके सहयोग से बने, बीजेपी के सहयोग से बने। और आज अगर इनको कोई हटाया सत्ता से, तो कौन हटाया, बीजेपी ही हटाया ना, क्योंकि बहुमत कौन हासिल कर लिया आपका, ये बीजेपी, ठीक है। तो आगे जाकर के इनका रिलेशन खराब हुआ, और इस बार फिर दोनों अलग अलग लड़े। बीजेपी आपका 78 सीट ले आया, बीजेडी का 51 आया, और बहुमत से बहुत ज्यादा दूर रहे, तो अब ये हट गया, इनका सरकार खत्म हो गया। सवाल बनता है कि भारत में ये कितने लंबे समय तक सीएम रहे, तो आपका 24 साल 83 दिन, 24 साल 83 दिन। और ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया, ये भारत में दूसरे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं, दूसरे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति। दूसरे, इसका मतलब पहले भी कोई होगा, पहला कौन है, तो आपको नाम बता दे रहे हैं। पहले नंबर पे कौन है, पवन चामलिंग, पवन चामलिंग, ठीक है। ये कितने दिन तक रहे थे, तो ये रहे थे आपके 24 साल 165 दिन, 165 दिन। चलो अब आपके लिए थोड़ा सा काम छोड़ के जा रहे हैं। आप क्या करोगे ना कि पवन चावलिंग के बारे में आप बताओगे कि ये किस राज्य के सीएम थे। इतना हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट में है, और 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होते हैं, 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो आप बताना कि किस राज्य के सीएम रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है। आपसे सवाल कर रहा है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है, जो आपका पीरियड लीव होता है, मासिक धर्म लीव होता है, यह छुट्टी देने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है। तो वो हाईकोर्ट बना है जो भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट है, वो हाईकोर्ट बना है जो भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट है। यहाँ मात्र 3 जज हैं, यहाँ मात्र 3 जज हैं, जिसमें से एक महिला जज भी है, ठीक है, जिसमें से एक महिला जज है, ठीक है, बाकी 2 जो हैं ये आपके मेल जज हैं। और ये हाईकोर्ट का बात हो रहा है सिक्किम हाईकोर्ट का, ठीक है। किस हाईकोर्ट का बात हो रहा है, सिक्किम हाईकोर्ट का, सिक्किम हाईकोर्ट का। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि महिलाएं को, सिर्फ जज को ही नहीं, वहाँ पे जितनी महिला बढ़कर होंगी अलग अलग प्रोफेशन में, उनको हर महीने 2 से 3 दिन का छुट्टी मिलेगा। और इसके बदले में इनका जो वेतन है, इनका जो सैलरी है, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इस लीव को हम लोग क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल लीव कहेंगे, ठीक है। और देखो ये जो है आपका बहुत जगह, मैक्सिमम जगह, बहुत जगह छुट्टी दिया जाता है महिलाओं को इस चीज के लिए, मंथ में 2 से 3 दिन। और ये चीज बहुत चर्चा में कब आया था, जब 2023 में महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ठीक है, उन्होंने संसद में बहुत हंगामा किया था। किस वजह से, तो वहां पर आपका एक बिल आया था, और किस चीज के लिए बिल आया था, तो इसी महिलाओं की लीव के लिए। तो उन्होंने बहुत शोर हल्ला मचाया वहां पे, चूंकि वो उस समय कैबिनेट मंत्री भी रही थी, सांसद भी थी, तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि नहीं, ये भेदभाव हो जाएगा,
आप इस टाइप का लीव देकर के आप महिलाओं को कमजोर कर रहे हो, और इसलिए उस समय वो रद्द हो गया था। और अभी ये आपका भारत का पहला हाईकोर्ट है जो महिलाओं को ऐसा छुट्टी देने वाला पहला हाईकोर्ट बना है। अगर बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम के बारे में देख लो, हम लोग इतना रिकॉल करेंगे ना कि आपको याद हो जाएगा। सिक्किम में लोकसभा सीट कितना है, तो सिक्किम में एक ही लोकसभा सीट है, और ये किसको मिला है, तो ये मिला है आपका सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को यह सीट मिल गया है। बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका गंगटोक, है ना। चलो आ जाओ 8 नंबर में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। आपसे सवाल कर रहा है कि कौन सा जलप्रपात जो है ये आपका झारखंड में है। तो देखिएगा ये जो आपका हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, ये कहाँ है, तो ये है आपका झारखंड में। और अगर बात कर ले कि कौन सी नदी पर ये बना हुआ है, तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। कौन सा नदी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। चलो बात हो रहा है झारखंड का। चलो आ जाओ, ये जो है आपका किस शहर में है, किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। और झारखंड में देखिए तो लोकसभा सीट यहाँ कितना था, तो यहाँ था आपका 14। कितना था यहाँ, तो झारखंड में आपका लोकसभा सीट कितना है, 14, जिसमें से मैक्सिमम वोट जो है किसको मिला, तो ये मिला है आपका बीजेपी को, ठीक है। बीजेपी को कितना सीट मिल गया, तो बीजेपी को 8 मिला है। आप इस बार लोकसभा वाला देखोगे ना तो मैक्सिमम राज्य में आपका बीजेपी जीता है। कितना राज्य तो ऐसा था जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत लाया, जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र वगैरह, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आपका इसको पूर्ण बहुमत मिला है। तो बीजेपी को यहाँ पे कितना सीट मिला, बीजेपी को 8 मिला है। वहीं अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, हेमंत सोरेन वाला JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको मिला है 3। अगर देखें कांग्रेस, तो कांग्रेस को मिला है आपका 2, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका अन्य में कितना बचा, 8 8 2 10 3 13, तो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे बहुमत में कौन रहा, तो बहुमत में रहा आपका बीजेपी। अगर बात करें दूध सागर जलप्रपात, तो ये कहाँ है, ये है आपका गोवा में। जोग जलप्रपात ये कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। और आपका चूलिया जलप्रपात ये कहाँ है, तो ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, RBI के द्वारा किस देश से 100 टन सोना, 100 टन सोना मतलब कितना हो गया, 1 लाख किलो सोना, ठीक है, 100 टन सोना वापस मंगाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। अब देखिएगा ये जो सोना होता है ना, तो सोना का बहुत ज्यादा वैल्यू है, खास कर अपने भारत में। सोना जो होता है ये देश को संकट से बचाने का काम करता है, और इसका एग्जाम्पल हमारा भारत देख चुका है। कब देखा, 1991 में। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पढ़े थे कि 1991 में मतलब 91 में हमारा सोना गिरवी रख दिया गया, तो क्या ये वही सोना है, मतलब मोदी सरकार इतना ज्यादा आगे निकल गया कि उस समय का गिरवी रखा सोना क्या अभी निकाला जा रहा है, जी नहीं, ये वो सोना नहीं है जो गिरवी रखा गया था, वो कब का भारत वापस आ चुका। ये वो सोना है जो अलग अलग देश में, ठीक है, भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे देश हैं जो ब्रिटेन में इन गोल्ड को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे उन पे बहुत ज्यादा विश्वास है, जैसे आप सीरियल मूवी में देखते होंगे कि जो नई नई बहू आती है वो जाकर के सास को अपना सारा गोल्ड दे देती है रहने के लिए, वैसे इस सीरियल में दिखाता है। तो ऐसा ही इन पे बहुत ज्यादा भरोसा किया गया था, और बहुत सालों से वहां पर सोना रखा जा रहा था। तो क्या फ्री में रखा जा रहा था, जी नहीं, यहाँ पे सोना रखा जा रहा था, उसके बदले हर देश वहाँ के सरकार को टैक्स देता था कि आप मेरे सोना को अच्छे से रखो। और इसीलिए अब धीरे धीरे बहुत सारे देश हैं जो अपना अपना सोना वापस मंगा रहे हैं, उसमें से अपना भारत भी है। और आप देख लो कि अभी कितना सोना वापस आया है, तो अभी आपका आया है 100 टन। लेकिन आपका मार्च 2024 का लास्ट डेटा के अनुसार जो है RBI के पास लगभग कितना टन सोना है, तो ये है आपका 822.1 टन सोना, ठीक है, 822.1 टन सोना। बाप रे, देख लो कितना सारा सोना है, और इसमें से धीरे धीरे वापस लाया जा रहा है। और अभी भी विदेश में लगभग कितना सोना जमा है, तो ये हो जाएगा आपका 413 टन, 413 टन। क्योंकि अब भारत सक्षम होते जा रहा है, भारत मजबूत होते जा रहा है, और फिर आप दूसरे को भी तो दे रहे हो ना, आप दूसरे के पास रखवा रहे हो, आप उसके बदले में उसको सेफ्टी के लिए पैसा दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। तो आप अपने देश में रखो, आप धीरे धीरे डेवलप हो रहे हो, धीरे धीरे आप मजबूत हो रहे हो, तो अपने पास रख सकते हो। तो RBI के द्वारा ब्रिटेन से ये सोना वापस मंगाया गया, और बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इससे पता चलता है कि भारत जो है ये मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखना, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? राजस्थान के किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पलाश को। ठीक है, बात करें राजस्थान के बारे में तो ये सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम अभी नए बने हैं और ये हैं आपके भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। यहाँ का जो लोकसभा सीट है, ठीक है, यहाँ का जो लोकसभा सीट है ये कितना है? ये है आपका 25। ठीक है, आप बोलोगे कि सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ मात्र 25 है, जबकि यूपी में 80 है। तो जो आपका लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट जो भी होता है वो क्षेत्र नहीं, वो जनसंख्या के अनुसार आपका होता है कि वहाँ कितना सीट होगा। तो इन 25 सीटों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसको मिला है? तो सबसे ज्यादा मिला है 14। किसको मिला? बीजेपी को। ठीक है, और 8 जो है ये किसको मिला? तो ये मिला है आपका कांग्रेस को। और 14 8 कितना हो गया? 18 12 22 हो गया ना। बाकी 3 आपका अन्य को मिला है। मिल लिया कांग्रेस और बीजेपी। ध्यान दो कि वहां किसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला। तो यहाँ पे 25 सीटों में बीजेपी को कितना मिला? 14 और कांग्रेस को मिला है 8। बाकी अगर बात करें राजस्थान के बारे में तो सबसे बड़ा राज्य है ये भारत का। दूसरे में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या कि बेचारा का एक छोटा सा अंक को तोड़ करके अलग राज्य बना दिया गया, तो वहां से वो सेकंड नंबर पे हो गया। ठीक ना। चलिए अपना 10 क्वेश्चन देखो फिर से कंप्लीट हुआ। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में। आप कंटिन्यू रहते हो तो हम लोग भी कंटिन्यू रहने का कोशिश करते हैं, और ये हमारे और आपके प्रयास से ही संभव हो पा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।